देखिए फ्रेंड्स, इसके जो आगे की जो 75 क्वेश्चन है वो मैंने पहले करा दिए हैं। आप इनकी वीडियो पहले जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन स्टार्ट होगा 75 से। देखिए फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसके बारे में जितने भी डाउट बन सकते हैं, इस पे मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन और बन सकते हैं, उनके बारे में भी खूब आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास से। देखिए आज का क्वेश्चन बनता है राजपूत पेंटिंग, यानी एक वर्ड आ गया राजपूत पेंटिंग शीर्षक है, जो कब लिखी गई थी 1916 के अंदर। ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बुक का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। कब लिखी गई थी? 1916 में। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? आनंद कुमार स्वामी, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक का नाम हो जाएगा राजपूत पेंटिंग। किसके द्वारा लिखी गई? आनंद कुमार स्वामी ने। कब लिखी गई थी? 1916 में। अभी मतलब इसमें ना एक क्वेश्चन और बनता है कि राजपूत चित्रकला की पहली मोनोग्राफी क्या थी? तो क्या थी? राजपूत पेंटिंग का ही दूसरा नाम है राजपूत चित्रकला की पहली मोनोग्राफी कहा गया है। समझ में आया? यानी इसमें मतलब कि क्या बताया गया है कि मतलब कि जितने भी जो राजपूत शासक थे ना, उनका संरक्षण किस प्रकार से किया गया है उस सब के बारे में इनको अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है। क्लियर हो गया? अब आता है क्वेश्चन नंबर 76। ये क्या आता है फ्रेंड्स? खजरी तीज त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? आप सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर कैलेंडर नहीं चलता, हम तिथि को देखकर बताते हैं कि इस तिथि को ये त्योहार पड़ेगा। तो ऐसे आता है कजरी तीज। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कजरी तीज है इसके कुछ और नाम भी होते हैं, जैसे कि सातुड़ी तीज, कजरी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज। तो कितने नाम हो गए ना। तो ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भाद्रपद मास के जो कृष्ण पक्ष की तृतीया आती है ना, उस दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। समझ में आ गया? कि पूरे भारत में कहाँ कहाँ बनता है? तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में और अपने राजस्थान के अंदर खूब धूमधाम से मनाया जाता है। यानी इस दिन जो मतलब कि जिनकी शादी हो रही है वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और इस दिन मतलब किसकी पूजा होती है? एग्जाम में पूछा गया है। तो शिव जी और पार्वती माता की पूजा इस दिन की जाती है। यानी सारे डाउट क्लियर कर दिए। ये त्योहार कब मनता है, कहाँ मनता है, क्या उपनाम है, सारे डाउट। 77। ये क्या है फ्रेंड्स? कौन सा दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? सेकंड, मतलब कि एक राजस्थान के ऐसे दुर्ग हैं जो जल दुर्ग श्रेणी में आते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जल दुर्ग होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर या फिर तीनों ओर पानी होना जरूरी है, या फिर पानी से घिरा हुआ दुर्ग होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो बोला जाता है जल दुर्ग। समझ में आ गया? आपने देखा होगा ना जयपुर में जो जल महल है, उसी प्रकार से यानी तीनों ओर या फिर चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो तो उसको जल दुर्ग कहा जाता है। और राजस्थान के अंदर कौन सा आता है? गागरोन का किला। समझ में आ गया? जो गागरोन का किला है वो जल दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। समझ में आया? इसके साथ ही राजस्थान का एक दुर्ग और आता है, भरसोड़गढ़ दुर्ग। वो भी जल दुर्ग श्रेणी में ही आता है। आपको मतलब कि इसकी जो आंसर दिख रहे हैं ना, इसके अकॉर्डिंग चूज करना होगा कि क्या आंसर दे रखा है। यहाँ पे दे रखा है गागरोन का, तो हमें गागरोन चूज करना होगा। अगर भरसोड़गढ़ आता है तो हमें भरसोड़गढ़ चूज करना पड़ता। यानी क्वेश्चन के जो मतलब आंसर दे रखे ना, आपको जो डाउट है आपको इनको पढ़कर बनाना होगा। अब ये जो गागरोन का किला है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो काले सिंध में आहू पहाड़ियों का जो मतलब संगम है ना नदियों का, वहां पर इसको बनाया गया है। यानी सब डाउट क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 78। ये क्या कहता है? लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है? यानी राजस्थान की कुछ ऐसी जगह है जिसे मतलब कि एक ऐसी बावड़ी है जिसको पाताल तोड़ बावड़ी कहा जाता है। तो ये राजस्थान के किस जिले में है? तो आ जाएगी धौलपुर। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम क्या है? पाताल तोड़ बावड़ी या फिर सबसे लंबी बावड़ी। और कहाँ पर है? धौलपुर शहर के बीचों बीच जो यहाँ वहां पर एक पुरानी सब्जी मंडी है, वहां पर ये बनी हुई है। फ्रेंड्स, ये 7 मंजिला इमारत है जिसके अंदर 4 मंजिल तो पानी में डूब चुकी हैं और 3 मंजिल ऊपर दिखाई देती है। समझ में आ गया? यानी इसका मतलब कि इस तरह से मतलब कि इसके जो बनावट है ना, सब मतलब कि सारी मंजिल की बनावट एक जैसी है। ये नहीं कि मतलब आपने सब एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ही है। और इसको पाताल तोड़ बावड़ी कहा जाता है, जो कि कहाँ है? धौलपुर के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 79। इसका आंसर आपको पहले दिख गया है, लेकिन मैं आपको और डाउट भी बताऊंगी। जैसे कि एक आता है सेवण शब्द का प्रयोग किससे होता है?
तो पता चल गया है कि वो घास से है, नहीं कोई झाड़ी वृक्ष फसल नहीं है। सेवण एक तरह की घास होती है, तो आपको पता चल गया कि ये घास है। देखिए फ्रेंड्स, कौन सी होती है, जो कहाँ पर होती है, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर जिलों में, मतलब कि मुख्य रूप से देखी जाएगी आपको। सेवण घास या फिर सूखी घास के तौर पे इसको माने जाएंगे। समझ में आ गया। ये एक ऐसी जो कि 12 मास मतलब कि पशुओं के चारे के रूप में यूज कर सकते हैं। समझ में आया। यानी पशुओं को चारों को पौष्टिक और पाचक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सेवण घास को ही घासों का राजा भी कहा जाता है। काफी बार पूछ लेते हैं कि घासों का राजा कौन है, तो सेवण घास को ही कहा जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80। ये क्या आता है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। यानी स्थानांतरित कृषि से मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक ऐसी कृषि होती है जो अब देखो, हमने एक मतलब कि जमीन के एक हिस्से में मतलब हमने कृषि मतलब खेती कर ली, वहां पे है ना उर्वरकता कम है, उसकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मतलब कि जिस तरह से हम चाहते थे उस तरह की फसल ये नहीं बन पा रही है, तो हम वहां से उसको उठाकर किसी नए क्षेत्र में जाकर उसको मतलब कि उगा देंगे, लगा देंगे। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। समझ में आ गया कि कैसी होती है। इसका प्रचलन की बात की जाए तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में इसका प्रचलन हो जाता है कि वहां के लोग इसे वालरा के नाम से जानते हैं। समझ में आया। यानी एक जगह से दूसरी जगह जो कि हम कृषि को करते हैं, तो इसका वालरा हो जाएगा, यानी वहां के जो स्थानीय लोग हैं इसको वालरा के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसके वजह से ना काफी बार झूम कृषि भी आ जाता है, कीर्तन दहन कृषि आ जाता है। तो वो सब इसी को ही बोलते हैं वाहला को। यानी एक जगह से हमें अच्छी उर्वरक अच्छी फसल नहीं हो रही है, तो हम उसको उठाकर दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देंगे, तो वहां पर उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए ये सोचकर, तो इसी को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। क्लियर हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81। ये क्या कहता है, राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। क्या आ गया, राणा सागर सिंचाई परियोजना के बारे में बता रहा है। तो ये राजस्थान की किस नदी के ऊपर है। बनास चंबल राजस्थान की बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो आप इनका चूज करोगे मुझे पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल। ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना, जिसे राणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है, वो चंबल नदी के ऊपर स्थित है। और ये बांध एक ऐसा है जिसकी गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर, बांध के ऊपर जैसे कि ये इतना ऊंचा है, ग्रेविटी के जो लो है ना उसको ये पालन करता है। और ये कहाँ पर है, राजस्थान के रावत भाटा में ये स्थित है। समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इस परियोजना का मतलब उद्देश्य भी है, वो क्या हो जाएगा, चंबल घाटी परियोजना में कि इसका उद्देश्य ये हो जाएगा कि वहाँ मतलब कि जल संसाधनों के उपाय हम की सिंचाई में कर सके, बिजली उत्पादन में कर सके, मृदा का संरक्षण, यानी अन्य किस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो सब ये बताता है। मतलब ये इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। समझ में आ गया। जैसे कि एक आता है गांधी सागर बांध, जोहार सागर बांध, यानी वो सब बांध इसी मतलब इसी में शामिल किए गए हैं, यानी इसी परियोजना में उन सबको जोड़ा गया है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 82। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। अब आ रही है बात हमारे भारत की। तो हमारे भारत के अंदर की खनिजों का संग्रहालय किस राज्य को कहा जाता है, तो वो हो जाएगा हमारे राजस्थान को। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है। समझ में आ गया। राजस्थान में जो मतलब कि अनेक प्रकार के खनिज के भंडार मिलते हैं, इसी वजह से इसे खनिजों का संग्रहालय कहा जाएगा। समझ में आया। यानी जैसे तांबा हो गया, प्राकृतिक जिस्मन हो गया, चांदी हो गया, मकराना का पत्थर हो गया। यानी मकराना आप जानते हैं पूरे विश्व में फेमस है, मकराने के पत्थर। तो मतलब कि हर चीज के लिए मतलब एक अलग ही प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है हमारे राजस्थान ने। जैसे कि टंगस्टन हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, कच्चा लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, चूना पत्थर हो गया, पाराहाइट हो गया। इन सब के उत्पादन के लिए हमारा राजस्थान नंबर 1 पे आता है। इसी वजह से पूरे भारत के अंदर खनिजों का संग्रहालय किसको कहते हैं, हमारे राजस्थान को कहते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 83। अब ये क्या आता है फ्रेंड्स, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यानी नाम आ गया झीलों की नगरी। अब झीलों की नगरी पूरे राजस्थान में कौन सी है, कौन सी हो जाएगी, उदयपुर। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि उदयपुर को झीलों की नगरी क्यों कहते हैं, किस वजह से इसको कहा जाता है। तो आप मुझे इसका कमेंट में भी आंसर दीजिए और मैं आपको बता भी देती हूँ। वहां पर पिछोला झील, फतेह सागर झील, राणा मतलब सागर, उदय सागर जो झील है, 3 प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी झीलें वहां पर है।
इसी प्रकार से इसको उदयपुर मतलब उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। समझ में आ गया? जो कहाँ पर है, अरावली की पहाड़ियों के पास स्थित है। यानी इसकी जो है कि ऐतिहासिक इमारत है और जो कला है ना, वो पूरे मतलब कि पूरे विश्व के अंदर अपना एक अलग ही स्थान बना रखा है। समझ में आया? और उदयपुर के इतिहास के बारे में आपको पता होगा कि उदयपुर में क्या हुआ था। मेवाड़ साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है। यानी उदयपुर एक अलग ही हिस्सा बनाता है हमारे राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 84। ये क्या आता है, पलाया झील। यानी राजस्थान के जो किस भौगोलिक अचल है जहाँ पर पलाया झील मिलती है। देखिए फ्रेंड्स, पलाया झील कहाँ मिलेगी, थार के मरुस्थल के अंदर। यानी क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए थार के मरुस्थल के अंदर कई पलाय झीलें हैं। अब आप सोच रहे होंगे थार के मरुस्थल में पलाया झील कैसे हो सकती है। तो मतलब क्या होता है कि वहाँ के जो स्थानीय रूप है लोग है ना, वहाँ को इसको धड़ के नाम से जानते हैं। समझ में आया? यानी ये एक ऐसी झीलें होती हैं, पलाया झील का मतलब ये होता है जो बारिश के पानी को मतलब कि कुछ कुछ जगह पे इकट्ठा होकर एक झील के रूप में बन जाती है। यानी अस्थायी होती हैं, कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही सूख जाती है। यानी टेम्परेली होती है, बारिश आती है तो झीलें बन जाती हैं, जैसे कुछ टाइम बाद ये पानी अपने आप सोख लेंगी और ये झीलें गायब हो जाती हैं। समझ में आया? ये जो पलाया झील होती है कहाँ मिलेगी, थार के मरुस्थल में, और काफी मिलती है। समझ में आया? नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 85। अब 85 क्वेश्चन क्या कहता है, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाला अर्धचंद्राकार रेत यदि आधे चांद के आकार का रेत के टीलों को क्या कहा जाता है। समझ में आया? कि थार के मरुस्थल के अंदर वो होता है, क्या बोलते हैं, यानी मिट्टी उड़ उड़ के एक आधे चांद का आकार ले लेती है, तो उसी को क्या कहा जाता है। यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है बरखान। समझ में आया? यानी वो मतलब मिट्टी उड़ उड़ के ऐसा शेप ले लेती हैं, यानी आधे चांद के आकार का ले लेती हैं, इसी वजह से इसको बरखान कहा जाता है। यानी वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इसको बरखान कहते हैं। यानी ये वैसे कैसे बनेगी, बहुत तेजी से हवा उड़ती जा रही है, चलती जा रही है, रेत उड़ रही है और उड़ उड़ के वो अपने आप ही चांद का आकार ले रही है, तो इसको बोला जाता है बरखान। समझ, यानी ये कैसा होता है, ये जिस दिशा में हवा रहेगी उसी दिशा में ये चांद बन जाएगा। यानी कोई मतलब ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट रहेगा। जिस तरह से मतलब इधर इधर की हवा है तो इधर हो जाएगा, उधर की हवा है तो उधर हो जाएगा। समझ में आया? जो कि आमतौर पे मतलब पूरे भारत के अंदर हमारे मतलब कि राजस्थान के अंदर ही ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा और कहीं आपको ऐसा सीन देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो बताइए, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो हो जाएगी माउंट आबू। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के अंदर कितनी होती है, माउंट आबू में 153 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर, सॉरी 153 सेंटीमीटर सिर्फ वर्षा यहाँ पे होती है। इसकी वजह से होती है, यहाँ पर जो अरावली पर्वतमाला है वो राज्य मतलब कि सबसे गीला स्थान है, इसी वजह से यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है। इसके बाद आएगा झालावाड़। समझ में आ गया? यानी झालावाड़ जिले में भी सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी बारिश के दिनों मतलब बहुत अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। इसके बाद क्या आएगा, बांसवाड़ा। अब एक और आता है जैसलमेर, जहाँ पे मतलब कि बहुत एकदम शुष्क क्षेत्र मान जाएगा। यानी ऐसा जिला है जो मतलब कि वहां पर बिल्कुल कहते हैं नाक के बराबर बारिश होती है, बहुत ही कम, मतलब कि बिल्कुल शुष्क क्षेत्र वाला जिला है वो। तो सबसे कम कहाँ होती है, पता चल गया सबसे अधिक कहाँ होती है, पहले माउंट आबू, फिर झालावाड़, फिर बांसवाड़ा। समझ में आ गया? और सबसे कम बिल्कुल लो लेवल पे होती है, कि बिल्कुल समझ कि गीला पता ही नहीं चलता बारिश हुई है कि नहीं हुई, वो हो जाएगा जैसलमेर। समझ में आ गया? अब इसमें देखो फ्रेंड्स, जो अरावली पर्वतमाला है इसका एक अलग रोल है। देखिए, जो अरावली पर्वतमाला के कारण राज्य में वर्षा मतलब कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज्यादा होती है, क्योंकि जो मानसून की दिशा होती है ना, वो अरावली पर्वतमाला के समांतर होती है। समझ में आ गया? कि कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 87। ये क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान ने अपनी प्रथम वन नीति, आप जानते हैं ना राजस्थान ने अपनी जो प्रथम वन नीति थी इसको कब अपनाया था। कब अपनाया था राजस्थान सरकार ने अपनी पहली वन नीति को, तो बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। फरवरी 2010 में राजस्थान सरकार ने अपनी पहली वन नीति को अपनाया गया था। समझ में आ गया? अब ये नीति क्या थी फ्रेंड्स,
यह नीति वन एवं जो वन्य जीव थे उनके संरक्षण के लिए बनाई गई थी। राजस्थान ने जो मतलब जो पहला नीति थी कि मतलब कि पूरे भारत के अंदर राजस्थान एक पहला आ गया था कि पूरे भारत के अंदर राजस्थान सरकार ने पहली बार वन नीति को अपनाया था, पूरे मतलब कि सभी राज्यों को छोड़कर हमारा राजस्थान नंबर 1 पे आता है इस बात के लेकर। अब देखिए हमारे मतलब कि राजस्थान सरकार को इसका बेनिफिट क्या हुआ, अगर कोई पूछे तो आपसे, उस टाइम पर थी 9.5 मतलब वन क्षेत्र, और अब हो गए हैं 20%। तो आपको दिख रहा है कि कितना फर्क हो चुका है। तो ये फर्क ही आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे थी 9.5 और अब हो जाएगा वो ये 20%, यानी इतना फर्क हो चुका है इस नीति को अपनाकर। अब मतलब इसका मतलब फायदा किस प्रकार से होता है, जो स्थानीय समुदाय है उनको उनको मतलब वन के विकास के बारे में बताया है, उनकी रक्षा के बारे में बताया है, कि पेड़ लगाने के बारे में बताया है, कि किस प्रकार से पेड़ों की मतलब कटाई पर रोक लग सकती है के बारे में, यानी सख्त नियम बनाए गए हैं, यानी एक ऐसा नियम लागू किया गया है जिसकी मतलब कि वनों की ग्रोथ हो सके, न कि वनों की कटाई हो सके। इसके मतलब अगर कोई वनों की कटाई भी करता है तो उसके लिए मतलब कि एक अलग तरह का मतलब कि नियम कानून लगा रखे, यानी उसको उस तरह सजा दी जाएगी। तो अब एक बात और आती है इसके अंदर कि राष्ट्रीय वन नीति है, इसको कब लागू किया गया था, तो 1988 के अंदर पूरे मतलब कि भारत के अंदर राष्ट्रीय वन नीति को अपनाया मतलब कि बताया गया था इसके बारे में। और हमारे भारत ने कब मतलब राजस्थान ने कब अपनाया था, 2010 के अंदर, यानी 1988 के बाद 2010 तक हमारा राजस्थान वेट करता रहा, तब जाके इन्होंने अपनाया था। पूरे भारत के अंदर नंबर 1 पे आता है, समझ में आ गया। फिर उसके बाद धीरे 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 सभी राज्यों ने इसको अपनाना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। अब आ गए क्वेश्चन नंबर 88। ये क्या कहते हैं, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। जो बनास नदी है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, तो उसका नाम बताना है आपको। तो क्या हो जाएगा, बिसलपुर बांध, यानी ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनास नदी के ऊपर सबसे प्रसिद्ध बांध है बिसलपुर बांध, जो कि कहाँ है, टोंक जिले के अंदर बना हुआ है। अब देखिए बनास नदी के ऊपर 3 और बांध भी बने हुए हैं, जैसे कि शारदा बांध, मातरी कुंडिया बांध या फिर दात्र बांध, यानी ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, बहुत छोटे मोटे बांध है। लेकिन सबसे बड़े बांध की बात की जाए जो बिसलपुर बांध है, ये सबसे प्रसिद्ध बांध है जो कि टोंक जिले के अंदर बना हुआ है। समझ में आ गया। अब अगर मैं आपको बनास नदी के बारे में बताऊं तो यह नदी राजसमंद जिले से अरावली पहाड़ियों से निकलती है, खमनोर की पहाड़ी है वहां से ये निकलती है, और राजस्थान गुजरात से होकर बहती हुई निकलती है, जैसे कि ना जयपुर टोंक अजमेर सहित, यानी काफी शहरों उसकी प्यास बुझाते हुए तो आगे आगे बढ़ती रहेगी। अब इसके साथ ही इस मतलब की नदी का मतलब की काफी यूज भी होते हैं, जैसे ना कि खेती के लिए, सिंचाई के लिए, जैसे कि ना पानी उपलब्ध कराने का जो काम होती है वो कौन करती है, बनास नदी के द्वारा किया जाएगा। अब इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी होंगी, देखिए बेडच हो गई, सिपो हो गई, आहड़ हो गई, वांगली हो गई, गंबर हो गई, ओराई हो गई, ये इसकी कौन सी है, सहायक नदियां होती हैं, जिसकी वजह से इसका पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। समझ में आ गया। अब आता है 9, ये क्या आता है, कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। कोटा के अंदर एक सभा की स्थापना की गई थी, नाम क्या है, वीर भारत सभा, किसके द्वारा की गई थी, केसरी सिंह बारठ के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारठ ने 1910 के अंदर वीर भारत सभा की स्थापना कर दी थी। समझ में आया। अब इसका मतलब उद्देश्य क्या था, क्या लगा था, राजस्थान में क्रांतिकारी जो जितनी भी गतिविधियां हो रही थी उनको बढ़ावा देना। समझ में आया, इसकी वजह से को स्टार्ट किया गया था। समझ में आया। अब केसरी सिंह भारत कौन थे, वो राजस्थान के क्रांतिकारी गतिविधि मतलब जोड़ने का जो काम था ना, वो मतलब कि लोगों को किस तरह था कि लोग जोड़ने का जो काम था वो किसका था, केसरी सिंह भारत का था। इसी के लिए उन्होंने एक सभा की थी, वीर भारत सभा की मतलब स्थापना की थी, ताकि वो लोगों को जोड़ सके, मतलब कि उनको मतलब अंदर से मजबूत कर सके, यानी क्या क्या हो रहा है हमारे राज्य के अंदर, क्या क्या हमारे मतलब क्या क्या हो रहा है, क्या हम कर सकते हैं, इसके बारे में लोगों को बताने का जो काम था किसका था, केसरी सिंह बारठ का। इसके साथ ही उनके कुछ अन्य योगदान भी थे, जैसे कि ना राजस्थान सेवा संघ हो गई, राजपुताना हो गई, मध्य भारत सभा की नहीं अनेक जो स्थापनाएं थी उनमें भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 19। राजपूताना किस रियासत में आजाद मोर्चे की स्थापना हुई थी, यानी जो राजपूताना में थी ना उस टाइम कौन सी रियासत थी उसमें आजाद मोर्चे की स्थापना की गई थी, तो कौन सी हो जाएगी, जयपुर रियासत। इसका क्वेश्चन नंबर जो
सेकंड नंबर है राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर क्या कहती थी, आजाद मोर्चे की स्थापना यानी गठबंधन किया गया था किसके द्वारा, बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट किया गया, यानी उसका संचालन किया गया था किसमें, कि जयपुर रियासत के अंदर। कौन सा था, आजाद मोर्चा। किसने किया था, हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब कि मोर्चा स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था पूछे तो आपसे कभी एग्जाम में, जैसे कि जयपुर रियासत में भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने के लिए आजाद मोर्चे का गठन किया गया था, ये इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। अब इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चे का नेतृत्व किया था। और किस टाइम पे हुआ था, तो ये हुआ था 1942 के अंदर। समझ में आया कब हुआ था, 1942 में हुआ था जयपुर रियासत और जयपुर प्रजा समझौता हुआ था, उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया था। किसके बाद, जेंटलमैन समझौते के बाद इसको स्टार्ट किया गया था। अब जयपुर प्रजामंडल क्या है फ्रेंड्स, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, अर्जुन लाल सेठी और कपूर चंद पाटनी ने। और कब की थी, ये की थी 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, यानी जयपुर 1931 में की गई थी, जिसके बाद जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने 1938 में पुनर्जीवित किया गया था। समझ में आ गया, यानी उनके बारे में और अलग अलग बात इसमें बताई गई थी। कौन थे, जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने। समझ में आया। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 91। अब ये क्या कहता है फ्रेंड्स, स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिक नगेंद्र बाला किस शहर से समझ आएगा। अब राजस्थान के एक बहुत बड़ा नाम आता है, एक कौन से थे, राजनेता नगेंद्र बाला, जो कि राजस्थान के किस शहर से बिलोंग करते थे, वो थे कोटा से। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सेनानी राजनेता नगेंद्र बाला राजस्थान के कोटा शहर से संबंध रखते थे। समझ में आ गया। अब इनके योगदान क्या क्या थे, तो नगेंद्र बाला ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी और विशेष रूप से किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने मतलब अनेक कार्य इसके अंदर किए थे। समझ में आया। इसके साथ ही इनका जो जीवन काल था वो हाड़ौती क्षेत्र की पहली महिला थी जिन्होंने पहले महिलाओं को राष्ट्रीय चेतना प्रसार किया था। और 1960 के अंदर कोटा में पहली बार जिला प्रमुख बनी थी और उसके बाद वो 2 बार विधायक के तौर पे भी उन्होंने कार्य किया था। और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट अलग किया तो उसके बारे में बताऊं तो आपको 1941 से लेकर 1945 तक किसान आंदोलन के अंदर एक सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। क्या थी, नगेंद्र बाला कहाँ से थी, कोटा से। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आता है राजस्थान के एकीकरण के सप्तम चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था। तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उसका जो 7वां चरण कंप्लीट हुआ था वो कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 के अंदर। समझ में आया। इसको कंप्लीट किया गया था। इसमें मतलब नंबर 1 पे था अजमेर, फिर था आबू। समझ में आया, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सिरोही भी तो था, पहले अजमेर और आबू था इसके बाद सिरोही आया था। समझ में आया। तो हमें पहले के बारे में बताना है। तो पहले कौन था, अजमेर आबू, फिर था सिरोही, फिर था मध्य प्रदेश, फिर कुछ हिस्से और थे जिनको मतलब राजस्थान के मतलब की शामिल किया गया था। समझ में आ गया। कब स्टार्ट किया गया था, अजमेर में 1 नवंबर 1956 में अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया था और आबू को भी राजस्थान में शामिल किया गया था। और सिरोही सिहा जो थे ना उसको सिराय मतलब सिरोही रियासत के अंदर राजस्थान में ही शामिल कर दिया गया था। एक आता है सुनेला टप्पा जो कि मध्य प्रदेश का भाग था, उसको भी राजस्थान में शामिल किया गया था। समझ में आ गया किस किस को इसमें शामिल किया गया था 7वें चरण के अंदर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 93। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी से किस युद्ध में परास्त किया था। जो महाराणा सांगा थे उन्होंने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया था, यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था, खतौली का युद्ध, और ये कब हुआ था, 1517 के अंदर। ये डेट आपको मतलब डेट आप याद करो ना करो लेकिन आपको सन तो याद करनी पड़ेगी। राजस्थान में इतना कुछ हुआ है कि डेट भी इतनी ज्यादा है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद करनी होगी। खतौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में, किसके बीच में, मेवाड़ के महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध के अंदर सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था और उसे बंदी बना लिया था और बाद में सांगा ने इब्राहिम लोदी को फिरौती देकर रिहा करा दिया था। और इस युद्ध में सांगा ने अपना बायां हाथ भी खो दिया था, इतना भयानक युद्ध हुआ था। इसका मतलब कि महाराणा सांगा ने और अपना बायां हाथ इसमें खो दिया था। समझ में आया।
इस तरह के युद्ध उस टाइम पे किए गए थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 94। 19वीं शताब्दी के प्रथम इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था, वह कौन थे? यानी राजस्थान के बारे में मतलब कि 19वीं शताब्दी में किसने लिखा था, यानी ऐसे कौन थे इतिहासकार? तो आपने मतलब काफी बुक के अंदर एक बहुत अच्छा नाम पढ़ा होगा, कर्नल जेम्स टोड। यानी ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की व्यवस्था के बारे में खूब अच्छे से अनेक जगह लिखा हुआ है। कौन थे कर्नल जेम्स टोड? एनेंस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान के नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने मतलब कि राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, समाजवादी व्यवस्था के बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। समझ में आ गया? एक आता है राजपुताना। इसमें भी मतलब कि इसको नया पूछना ना कि कई बार पूछ लेते हैं कि जो राजपुताना नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो वो नाम भी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ही दिया गया है। यानी राजाओं का राजा जहाँ पे निवास करते हैं तो वो थी राजस्थान, यानी रायथान भी कहा गया है इसको। समझ में आ गया? यानी जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने राजस्थान की इतिहास, संस्कृति, कला के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, यानी चाहे युद्ध हो, इतिहासकार हो, इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करके हमारे सामने रखी थी, मतलब उनको बारे में बताया था। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 95। 1857 की क्रांति के बारे में जो भरतपुर रियासत थी सेकंड के बाद ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन बनी थी, उसके बारे में बताना है। कौन सी? 1857 क्रांति में भरतपुर रियासत की ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन बनी थी? तो थी मॉरिसन। समझ में आया? कौन सा नंबर जो सेकंड है वो एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आया? कौन थी? भरतपुर रियासत से ब्रिटिश कौन थी पॉलिटिकल एजेंट? मॉरिसन। के बारे में अगर इम्पोर्टेंट बताऊं आपको तो 1857 की क्रांति के दौरान भरतपुर रियासत के शासक कौन थी? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे। और इस समय भरतपुर रियासत की जो पॉलिटिकल एजेंट थी वो थी मोरिसन। समझ में आ गया? उस टाइम राजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। और मतलब कि ब्रिटिश पॉलिटिकल कौन थी? मोरिसन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 96। पाल किसे कहते हैं? एक नया वर्ड आया है कि पाल किसे कहते हैं। यानी मतलब कि ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भील जनजाति होती है सबके अलग अलग नाम होते हैं, तो पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को। समझ में आ गया? जैसे कि देखो टपरा होता है, जो भीलों का जो घर होता है उसको टपरा कहते हैं। भीलों के जो घरों के जो कुएं होते हैं ना उसको क्रू कहा जाता है। उनकी जो झोपड़ियां होती है ना उसको फला या फिर खेड़ा कहा जाता है। यानी कोई जो अगर फला यानी कोई बड़ा गांव हो तो उसको मतलब कि पाल कहा जाता है। मतलब कि ना कि जैसे कि गांव में कोई प्रधान व्यक्ति हो तो उसको गेमती कहा जाता है। समझ में आ गया? अब भीलों के जो गोत्र होते हैं उसको अटक कहा जाता है। और जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं उसको भोपा कहते हैं। यानी पाल की जो मुख्य पलवी होती है उसको मतलब कि गांव में गेमती कहा जाता है। यानी एक ही वंशज में एक ही मुखिया रहता है उसको वसुए या फिर पटेल कहते हैं। और जो घर के जो बरामदा होता है उसको ढलिया कहते हैं। यानी जो भीलों की बस्ती होती है उनके जो मतलब हर तरीके के जो नाम होते हैं ना वो सब हमसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। समझ में आ गया? यानी हर तरीके से वो एकदम अलग होते हैं। जैसे हमारे नाम होते हैं ना, इनसे उनके बिल्कुल ही अलग नाम होते हैं। बात है 97। मांड प्राचीन नाम था। एक आ गया मांड, तो वो किसका प्राचीन नाम है? वो आ जाएगा जैसलमेर। जो जैसलमेर है इसका प्राचीन नाम क्या था? मांड। क्लियर हो गया? या फिर देखो इसका मतलब कि कभी कभी इसको मांड धरा या फिर वल्लभ मंडल भी कहा जाता है। समझ में आया कि मांड धरा वल्लभ मंडल किसे कहते हैं? जैसलमेर को ही कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम था मांड। समझ में आ गया? जैसलमेर जिले के जितने भी भूभाग है ना उसमें प्राचीन काल में मांडधरा वल्लभगढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। समझ में आया? अगर इसके इतिहास के बारे में जानेंगे तो महाभारत युद्ध के जितने यादव थे ना जो मथुरा से जैसलमेर में के लिए प्रवास किए थे उसके बारे में इसका अलग इतिहास बताया है। और जैसलमेर का इतिहास काफी पुराना है और यहाँ मतलब कि काफी तरह के शासकों ने यहाँ पर शासन किया है। अब आता है 98। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंध रखती है? अब आती है अटपटी चित्रकला शैली। तो ये उनकी जो पगड़ी होती है ना अटपटी पगड़ी, किसकी थी? मेवाड़ शैली की है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है राइट आंसर हो जाएगा। अटपटी पगड़ी कहाँ की फेमस थी? मेवाड़ की। यानी वहां की जो मतलब के ना जो पगड़ी उनका मतलब मुख्य रूप से उदयपुर और उसके आसपास क्षेत्र थे ना उनकी जो पगड़ी थी एकदम अलग थी। समझ में आ गया? ही उसमें जो पगड़ी थी उसको मतलब अनोखे अलंकृत तरीके से मतलब उनका जो
तरीका था ना, एकदम अलग तरीके से इनको दर्शाया गया है। इसी की वजह से इसको अटपटी पगड़ी का नाम दिया गया है। जैसे कि ना कि लाल चमकीले पीले, मतलब कि ना सबसे अलग तरीके से उसको दिखाया गया है, यानी 3D प्रभाव में इसको दिखाया गया है, आप ये समझ सकते हैं। यानी आप ना किसी भी चीज को अगर 3D प्रभाव में दिखाओगे तो एकदम अलग दिखेगी ना, उसी प्रकार की इनकी जो है ना पगड़ी थी, उसका प्रचलन एकदम अलग से, नहीं जो उस टाइम पे जो होती है ना ईरानी पद्धति, उससे मैच करती हुई रखी गई थी। यानी जैसे मारवाड़ की पगड़ी हो गई, जो कि पगड़ी कितनी बड़ी आकार की और ऊंची होती थी, और मेवाड़ की थी वो सबसे अलग होती थी। इसी वजह से इसको अटपटी पगड़ी का नाम दिया गया है। राजस्थान में किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में जो है ना, जो पशु मेला है वो कहाँ लगता है बताइए, कौन सी जगह है? नागौर। अब आप कहेंगे कि नागौर तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो फ्रेंड्स जो पर्वतसर है ये नागौर के अंदर ही पड़ता है। राजस्थान के वीर कौन थे? तेजाजी की स्मृति में पशु मेला नागौर जिले के पर्वतसर गांव में आयोजित किया जाता है। समझ में आ गया? जो पर्वतसर है ये नागौर के अंदर ही बताएगा। समय कौन सा दिन कब लगता है? भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन इसको स्टार्ट किया जाता है। और ये मेले की खासियत क्या है कि पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। यानी भारत की बात नहीं हो रही यहाँ पर, पूरे एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला की बात की जाए तो पर्वतसर नागौर के अंदर इसको लगाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ अन्य मान्यता भी रखी गई है, जैसे कि ना तेजा जी की मूर्ति को रेमाल घर से निकाले